खबर है कि मध्य प्रदेश में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह चौहान भी मोदी को एमपी से दूर ही रखना चाहते हैं। शिवराज सिंह की गिनती वैसे भी आडवाणी खेमे में होती है। आडवाणी खुद भी शिवराज को मोदी से बेहतर मुख्यमंत्री बता चुके हैं। ऐसे में शिवराज नहीं चाहते कि अगर वो हैट्रिक लगाएं तो इसका क्रेडिट मोदी को जाए। शिवराज सिंह के अलावा बीजेपी के एक और नेता भी नरेंद्र मोदी से खुश नहीं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को वहां शेखावत के बाद सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेता माना जाता है। वसुंधरा को शुरू से ही अपने काम में किसी भी नेता का दखल पसंद नहीं, फिर चाहे वो केंद्रीय नेता ही क्यों ना हो। यहां तक कि उन्होंने कई बार पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के फैसलों को भी दरकिनार किया है। जाहिर है मोदी के लिए मंजिल आसान नहीं। बाहर के विरोधियों से निपटना उनके लिए बेशक आसान है, लेकिन जब विरोध में अपने ही खड़े हों तो पीएम का ख्वाब उन्हें भी पीएम इन वेटिंग से आगे नहीं बढ़ने देगा। चुनाव अभियान की कमान अपने हाथों में लेने के साथ ही मोदी को बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता की नाराजगी झेलनी पड़ी। आडवाणी के अलावा भी बीजेपी के भीतर कई ऐसे सारे नेता हैं जो मोदी के बढ़ते कद से नाराज हैं और मोदी के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल है। आमतौर पर अपने विरोधियों के खिलाफ ताल ठोकने वाले मोदी के लिए पार्टी के भीतर के इन विरोधियों से निपटना इतना आसान नहीं दिख रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अबू तलहा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ लगातार बने हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। लक्ष्मीकांत जी, जेडीयू आपका साथ छोड़ गई, साथी कैसे तलाशेंगे? 272 का आंकड़ा पहुंचना, लगभग आपको 1.5 गुना और सीटें चाहिए अभी के मुकाबले। आज की सूचना एआईडीएम के नेता श्रीमती सुश्री जयललिता जी ने हज के पैटर्न पर चारों धाम मुक्तिधाम यात्रा के लिए सब्सिडी की शुरू की है। हमारे विचारधारा के नजदीक हैं। ऐसे पार्टनर हमको मिलेंगे और निश्चित तौर पर जब हमारा आंकड़ा सरकार बनाने के नजदीक होगा जी, लेकिन तो बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको अभी तो हमारा टारगेट है अधिक से अधिक सांसद जीतकर जाना और फिर उसके बाद कैसे जीतेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी का दौर में पूरा जोर लगाने पर 181 से आगे नहीं बढ़े। ठीक से सरकार चलेगी। जी, मैंने आपसे कहा कि हम सबसे बड़ा दल संसद में चुनकर जाएंगे और उसके बाद गठबंधन के आधार पर अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार बनाएंगे। अभी तो हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाने के लिए योजना बना रहे हैं और उसके लिए आगे बढ़ेंगे। जी अमितेश, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में पूरा जोर लगाने के बाद 181 से ज्यादा नहीं बढ़ पाए। कितनी उम्मीद रखती है बीजेपी अब? जी हाँ, बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे और लाल कृष्ण आडवाणी का उन्हें समर्थन हासिल था, उनका सहयोग हासिल था, उस जमाने में जब बीजेपी पूरे चरम पर थी, अपने उफान पर थी, बाबरी मस्जिद आंदोलन चला, राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उसके बाद जो पूरा का पूरा दौर देखें आप तो जिस तरह बीजेपी 182 सीटों तक पहुंची थी, उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी के नेता भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं क्या मोदी इससे ज्यादा सीटें ला सकते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं, आरएसएस के लोग भी इस बात को मानते हैं कि अगर हमारी सीटों की संख्या ज्यादा नहीं हुई तो बाकी सहयोगी दल हमारे साथ नहीं आएंगे, गठबंधन हमारा नहीं बनेगा, ना ही हमारी सरकार बन पाएगी। मुश्किल होगी बीजेपी के नेता। सवाल ये कि क्या मोदी के दम पर 200 के पार पहुंच पाएगी बीजेपी? पहुंच गई तो अपनों से कैसे निपटेगी? अपनों से निपट लिया तो सहयोगी कैसे जुटेंगे? देखिए, इस देश में अगर देखा जाए 1947 के बाद से ही तो लोकतंत्र की जड़ें, सेकुलरिज्म की जड़ें बहुत मजबूत हुई हैं। हमारी बहुत सारी व्यवस्था की कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हुई है। आसपास के देशों को आप देख लें, एशिया में, साउथ एशिया में, तो उसके मुकाबले हम अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे में इस देश में एक उदार, लोकतांत्रिक, सेकुलर छवि के नेता को इस देश की जनता पसंद करती है। बीजेपी को जब सत्ता मिली थी तो वाजपेयी ने अपनी एक सो कॉल्ड मतलब जो भी छवि थी, बेहतर छवि थी और नेताओं के मुकाबले, उसका भी उसमें एक सहयोग था और वही कारण था कि गठबंधन में बहुत सारे ऐसे दल जो नॉन बीजेपी, नॉन जनसंघ एलआई थे एक समय, वो भी आ गए। मेरा ये एक आकलन है, हो सकता है ये गलत साबित हो या सही साबित हो, ये तो भविष्य ये फैसला करेगा और अभी सब कुछ ज्योतिष की तरह, भविष्यवाणी की तरह बातें नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में आक्रामक, बहुत एग्रेसिव किस्म के नेता की जगह वाकई बड़े पद पर नहीं है और इस देश की जनता ऐसे लोगों को नहीं पसंद करती। और एक मैं कंक्लूड कर दूं, दूसरी बात यह है कि आप
जब बहुत अच्छी स्थिति में थे तब भी इस देश में 25% हिंदू ने भी आपको ठीक से वोट नहीं किया था। ऐसे अगर सारे वोटिंग पैटर्न को बीजेपी के देखा जाए तो सबसे बेहतर जो उनको वोट आए थे उस वक्त भी 100 में 25 से भी कम हिंदू ने वोट दिया था। तो सिर्फ हिंदू के बल पर भी आप सत्ता में नहीं आ सकते। इस देश की जनता तो बहुत बड़ी है, इसमें तमाम राज्य हैं, तमाम सूबे, तमाम लोग हैं। डगर आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेशक गुजरात मॉडल को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाएं तो, लेकिन क्या देश की जनता उन्हें चुनेगी? और वाकई देश की जनता उन्हें चुनती है तो मोदी के सामने तस्वीर बदलने की चुनौती होगी। मोदी हैं तो उनसे उम्मीदें भी हैं। क्या मोदी वाकई देश की दिशा बदल पाएंगे? बीजेपी तो कम से कम यही कहती है, लेकिन मोदी के विरोधी उनके विकास के दावों की हवा उड़ाते हैं, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर अन्ना हजारे। इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हिंदुस्तान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंजता रहे। मोदी को गुजरात में चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई तो पार्टी नेताओं के चेहरे चमक उठे। लगने लगा कि अब दिल्ली दूर नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाने की स्क्रिप्ट गोवा में लिखी गई और इसके बाद तमाम विवादों के बीच मोदी के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। मोदी ने भी नई भूमिका को स्वीकार किया और यूपी से पार्टी का मिशन शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का संयोजक जिस भावना से उद्देश्य को रखकर बनाया है, उस भावना और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार बढ़ा जाए, उसके लिए सहयोगियों से विचार विमर्श करके और आगे बढ़ें, इस दृष्टि से वो पहली बैठक है। लेकिन मोदी के चुनाव का बीजेपी में विरोध हुआ तो कांग्रेस ने भी मोदी पर हमलावर रुख अपना लिया। पार्टी के नेता मोदी को कभी गुजरात का गुनाहगार बताते हैं तो कभी उनको मोगैम्बो कहने से भी नहीं चूके। वास्तविक जीवन में अगर कोई रैम्बो बनने का प्रयास करता है तो मैंने यही लिखा है कि उसका अंत मोगैम्बो की तरह होता है। तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की है। एक माहौल बनाने की बात होती है कि गलत प्रचार, एक गलत एजेंसी रख करके उसको 2.25 करोड़ रुपया सालाना दे करके आप अपना व्यक्तिगत प्रचार कराते हैं और झूठे प्रचार से नुकसान है, मजाक पूरा सारा। कांग्रेस एक तरफ मोदी पर जनता को बरगलाने का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ उसने गुजरात में मोदी के विकास के दावों को ही खोखला करार दिया है। ऐसे उनके भाषण जो हैं और आज भी जितने भी आपके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हैं उसमें गुजरात टॉप में एक में भी नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का परसेंटेज इज लेस देन 15%। कांग्रेस नेता मोदी पर सवाल उठा रहे थे तो कभी करप्शन के खिलाफ मसीहा बनकर सामने आए। अन्ना को भी मोदी से किसी करिश्मे की उम्मीद नहीं है। अन्ना ने अपने तरकश से ऐसा सवाल छोड़ा कि बीजेपी नेताओं के साथ साथ कांग्रेसियों की भी बोलती बंद हो गई। अरे मोदी क्या और राहुल क्या, ये देश को कोई नहीं भला करेगा। अगर मोदी देश का भला करते तो अपने राज्य में लोक आयुक्त बिल क्यों नहीं लाया? क्यों भ्रष्टाचार बढ़ गया इतना? मोदी राहुल गांधी कोई नहीं करेगा। जब तक देश की जनता पंतप्रधान सिलेक्शन नहीं करेगी तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। सवाल यही है कि क्या इतनी चुनौतियों के बीच मोदी अपनी नैया पार लगाकर पीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? और अगर वो प्रधानमंत्री बन भी गए तो क्या देश का विकास भी गुजरात मॉडल पर ही करेंगे? टीम न्यूज नेशन।